Lata Mangeshkar, a legendary Indian singer with a prolific, groundbreaking catalog and a voice recognized by a billion people in South Asia, has died. She was 92. The iconic singer died Sunday morning of multiple organ failure at Breach Candy Hospital in Mumbai. She was hospitalized on January 11th after contracting COVID-19. She was taken off the ventilator after her condition improved in late January, but her health deteriorated on Saturday and was put back on life support. India declared 2 days of national mourning and said Mangeshkar will be given a state funeral before being cremated in Mumbai on Sunday evening. The country's flags will fly at half-staff. Condolence messages poured in immediately after her death was announced. "I am anguished beyond words," Prime Minister Narendra Modi said in a tweet. "She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerize people." The team of Wadhan TV pays tribute to the great legend. मैं लता हूँ, यानी लता मंगेशकर। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलिए, आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ। मेरे पिता, जिन्हें आप पंडित दीनानाथ मंगेशकर के नाम से जानते हैं, वे शास्त्रीय गायक होने के साथ साथ रंगमंच पर अभिनय भी किया करते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरा बचपन का नाम हेमा था, मगर कुछ ही समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, इस कारण बचपन से ही मुझ पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ मेरे छोटे भाई बहन हैं। संगीत की शिक्षा सर्वप्रथम हम सब ने अपने पिता से ही ली थी। मुझे याद है, जब मैं केवल 5 वर्ष की उम्र में थी, तब मैंने अपना सबसे पहला अपने पिता द्वारा बनाया गया संगीत नाटक उसमें काम किया था। सन 1942 में जब मेरी उम्र केवल 13 वर्ष की थी, तब मेरे पिता का हृदयघात होने के कारण निधन हो गया। दिल में ये अरमान थे, एक छोटा सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, और मेल हो जीवन के। गया बचपन तो आंसू भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। उम्र छोटी थी और सफ़र लंबा, इस कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां माँ के साथ साथ मुझ पर भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में मेरे पिता के परम मित्र मास्टर विनायक ने हमारे सर पर हाथ रखा। सच पूछें तो मेरे जीवन की सही दिशा देने वाले मास्टर विनायक जी ही थे। शुरू के दौर में मुझे घर की रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ फिल्मों में अभिनय भी करना पड़ा, मगर मैंने ऐसे में अपनी संगीत की तालीम नहीं छोड़ी। मैं बाकायदा शास्त्रीय संगीत गायन की तालीम उस्ताद अमानत अली खां भिंडी बाजार वाले जी से लेती रही। इस दौरान मुझे कुछ मराठी गीत गाने का भी अवसर मिला। मगर सन 1946 में मुझे पहली बार आपके लिए हिंदी गीत गाने का मौका मिला। ये हिंदी फिल्मों का वो दौर था जब मंजी हुई गायिकाएं जैसे कि नूर जहां जी, जोराबाई अंबाले वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, सुरैया, शमशाद बेगम, ये उन गायिकाओं का दौर था। ऐसे में भला मेरी आवाज़ आपके कानों तक कैसे पहुंचती?
क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, इस कारण उस दौर के संगीतकारों को मेरी आवाज़ में कई खामियां नज़र आईं और कुछ को मेरा मराठी भाषा का तकल्लुफ़ पसंद नहीं आया। और हैरत की बात देखिए, उन्हीं संगीतकारों के साथ मैंने दर्जनों गीत गाए अपने आने वाले दौर में। सन 1948 में मास्टर विनायक जी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वे इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। उस समय मुझे संगीतकार गुलाम हैदर जी ने गीत गाने का मौका दिया। उन्होंने 1948 में बन रही फिल्म शहीद में, जिसके हीरो दिलीप कुमार जी थे, मुझे गीत गवाने का मौका दिया। मगर प्रोड्यूसर को मेरी आवाज़ का पतलापन पसंद नहीं आया। इस कारण मुझे फिल्म शहीद में गीत गाने का अवसर नहीं मिल पाया। मगर उसी दौरान संगीतकार गुलाम हैदर जी ने ही मुझे एक अन्य फिल्म, जिसका नाम मजबूर था, उसमें गीत गाने का मौका दिया। दिल मेरा थोड़ा वो मुझे कहीं काम छोड़ा तेरे प्यार में, दिल मेरा थोड़ा वो मुझे कहीं काम। इस गीत ने मुझे फिल्म जगत में एक अलग ही तरह की पहचान दी। कई लोगों ने मेरे इस गीत को सुनकर सोचा कि शायद नूरजहां जी गा रही हैं। शुरुआत के गीतों को तो लोग अक्सर धोखा खा जाते थे कि गीत मैं गा रही हूँ या नूरजहां जी की आवाज़ है। कई संगीतकार तो ये भी कहने लगे थे कि मैं नूरजहां जी की कॉपी कर रही हूँ। मगर कुछ समय बाद मैंने संगीत का रियाज करके अपनी गायकी में एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश की। उस दौर में जो हमारे गीतकार गीत लिखते थे, वे ज़्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते थे। क्योंकि मैं एक मराठी बोलने वाले परिवार से आई थी, मैंने हिंदी के साथ साथ उर्दू की तालीम भी ली। मैं यहाँ आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हिंदी फिल्मों में मेरा सबसे पहला बेहद मशहूर हुआ गीत था सन 1939 में बन रही फिल्म महल का। ये गीत मधुबाला जी ने पर्दे पर गाया था। संगीतकार खेमचंद प्रकाश द्वारा जब लता जी से ये गीत गवाया गया तो इस गीत की गूंज संपूर्ण भारत में गूंजने लगी। जब भी कोई गाना पिक्चर चलाने के लिए हमारे पास आता तो ये कहता था कि मैं वो गाने का टाइटल बोलता था कि आएगा आने वाला। कभी फिल्म का नाम नहीं लेते थे कि मुझे वो फिल्म चाहिए, गाना बोल के कहते थे ये फिल्म चाहिए। कई नए व पुराने संगीतकार लता जी की आवाज़ में अपने गीत गवाने का निमंत्रण लेकर लता जी के द्वार पहुंचने लगे और देखते ही देखते लता जी की आवाज़ का जादू हर दिल पर छाने लगा। डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर और या सिंगर, अगर हम फिल्म खरीदने जाते थे तो हमें ये मालूम होता था कि अगर इसमें ये आदमी इन तीनों में से ये है तो हम फिल्म वो फ़ौरन ले लेंगे। और व्यूअर्स की चॉइस में लता जी की चॉइस एक बहुत बड़ी चॉइस होती थी।
राज कपूर जी की दूसरी फिल्म का निर्माण जब आरके स्टूडियो में होने लगा तो राज साहब की इस फिल्म में जहां नए संगीतकार की जोड़ी शंकर जयकिशन, नए गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी को लिया गया, वहीं दूसरी ओर फीमेल सिंगर के रूप में केवल लता जी को ही रखा गया। ये कहना गलत न होगा कि शायद लता जी के करियर की ये पहली फिल्म रही होगी जिसमें पहली बार बतौर फीमेल सिंगर लता जी गा रही थी। इस फिल्म के सभी गीतों ने लता जी का मुकाम और भी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आज भी फिल्म बरसात के गीत उसी तरह जनता द्वारा गुनगुनाए जाते हैं जैसे कि सन 1949 में जब ये पहली बार रेडियो पर बजे थे। ये तो भारत रत्न ही नहीं लेकिन सारे संसार की रत्न है। इनको मैं तब से जानता हूँ कि जब कि मैं छोटा बच्चा था, हम लोग इनके पड़ोस में रहा करते थे। एंड मेरी सिस्टर की ये काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, उनकी वजह से हमारा फैमिली फ्रेंडशिप थी, आना जाना था। और कई दफ़ा ये हमको अपने साथ स्टूडियो भी लेके गए हैं। जहाँ तक मुझे थोड़ा याद पड़ता है कि जब अनारकली फिल्म बन रही थी तो उसकी रिकॉर्डिंग में एक हमको कई दफ़ा लेके गए हैं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। 40 और 50 के दशक के संगीतकारों ने जैसे गुलाम हैदर, अनिल विश्वास, बसंत देसाई, नौशाद, शंकर जयकिशन, श्री रामचंद्र, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, हंसराज बहल, हुस्नलाल भगतराम, चित्रगुप्त, खय्याम, हेमंत कुमार, कल्याण जी आनंद जी, रवि, उषा खन्ना, सुधीर फड़के और न जाने कितने छोटे बड़े संगीतकार जिन्होंने लता जी की आवाज में भरपूर गीत गवाए और ये गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। दिल को ना करना इतबार कोई हो, भूले से भी ना करना प्यार। In polling, 46% of Canadians say while they may not agree with everything that is being said or done, truckers' frustration is legitimate and worthy of sympathy. On the other hand, 54% of Canadians who participated in this poll believe that people taking part in the protests do not deserve any of our sympathy, and that what they have said and done is wrong. I just feel that we have to stand for freedom. I know that the more people that we have standing for freedom, the stronger we all are together. A ticket to me is a small price to pay at this point. There are no signs the protest blockade at the Canada-US border crossing near Coutts, Alberta, will let up anytime soon. Alberta's COVID-19 vaccine passport program will already cease to exist starting February 9th, and Premier Jason Kenney says almost all public health restrictions are planned to lift March 1st if the situation in hospitals continues to improve. First of all, Kieran, nobody on behalf of the government of Alberta has been negotiating with anybody engaged in illegal actions, and our acting Solicitor General, Minister of Justice, Sonia Savage, has made it clear to all members of Government Caucus that they do not and cannot negotiate on behalf of the government of Alberta. Now, having said that, there are Albertans involved in that protest who have MLAs, and I understand that they've been calling and contacting their MLAs and talking to them, and MLAs have responsibility to listen to their constituents. That is not negotiating, it is elected representatives listening to their constituents. With respect to the blockade, Minister Savage and the RCMP held a news conference to provide a situation update this afternoon. As I've said consistently, we welcome the freedom of people to protest lawfully and peacefully. But this is not a lawful protest. This and other road blockages constitute a safety hazard, a serious interference in the lives of others. It does economic damage, in this case particularly for ranchers, farmers, and agri-food producers. I would point out to those involved in the blockade, I think there are about 38 trucks, I should say semi-trucks at the Coutts border crossing itself, but we have some 300,000 Albertans with trucking licenses and about 60,000 commercial trucks that are licensed for operation in Alberta. So something like 99.99% of truckers and trucks are not involved in that protest. And in fact, that blockade, all it does is inconvenience
thousands of law-abiding truckers who are just trying to make a living, who now have to go to one of the three other ports of entry between Alberta and Montana. So we would ask those folks to stop the blockade. We expect the RCMP to enforce the law. They are responsible for the operational tactics and how that is done. We respect their delegated authority in that respect. In terms of the eliminating the restriction exemption program, as I pointed out, Karen, first of all, I think on December 28th, our COVID Cabinet Committee came to a unanimous view that we should lift the restriction exemption program as soon as it was feasible to do so, because the case for it was simply no longer as compelling as when it was introduced in September. The program is no longer serving a useful and compelling purpose. I could not stand in front of Albertans tonight and justify a continuation of a program that has done its job. The restriction exemption program helped to see vaccination rates go from, as I say, on the first dose from about 78% to 90%, on second dose from about 68% to 87%. But those vaccine rates have been frozen now since early mid-December. So we've seen virtually no movement on that front. And what we do see now is with the infectiousness of Omicron and with the waning protection of second doses from infection and mild disease, what we have seen is that the initial purpose of reducing transmission in high-risk discretionary social activities is no longer today what it was in September. It was another good day for Team Canada on Thursday in Beijing after 4 more medals were won, bringing the total to 12. Canada's Elliot Grondin won the silver medal in a thrilling photo finish in the men's snowboard cross, throwing himself across the finish line 0.02 seconds behind Austria's Alessandro Hemmerle. Quebec's own Marion Thenot, Miha Fontaine and Louis Irving also made history at the Winter Olympics, taking home the first ever bronze awarded in the mixed team aerials, which made its debut in Beijing. Also in skiing, James Crawford took home a bronze in the men's alpine combined skiing event. It's always been a childhood dream to be at the Olympics and be a part of the event, and to be here and actually be a medalist is amazing. I couldn't have asked for more. Canadian Isabelle Weidman won silver in the 5,000-meter women's speed skate. It was also her second medal of the Games, competing once again at the National Speed Skating Oval. Very proud to have won another medal for Canada. I was very overcome with emotion after the 3K, and I couldn't really process kind of everything that I was feeling, and I have a better grasp of that now.